देखो बहना, तो कार्बन और इसके यौगिक में आप लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हो उसके, हाँ मतलब प्रतिस्थापन ना हमने क्या था लास्ट क्लास, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। हम उसमें क्या करते हैं, एल्केन लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्केन। आप मिथेन ले सकते हो, इथेन ले सकते हो ना। इथेन मिथेन में से कुछ भी ले लो, प्रोपेन ब्यूटेन कुछ भी ले लो, आप उसके अंदर क्या करना है, क्लोरीन डालना है, मतलब Cl2, या आप डाल सकते हो Br2, उसे बोलते हैं ब्रोमीन। और सनलाइट यानी कि प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमको उसकी रिएक्शन करवानी होती है, और हमें क्या मिलता है फिर, क्लोरो, अगर Cl2 है तो क्लोरो मीथेन बनेगा, अगर मीथेन लिया है तो Br2 लोगे तो बनेगा ब्रोमोमीथेन, है ना। ऐसे ही ब्रोमो इथेन बन सकता है, ठीक है ना, ब्रोमो प्रोपेन बन सकता है, ठीक है ना। ये जुड़ सकते हैं अलग अलग एल्केन के साथ में। तो ये हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक में उसका रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और हम लोग सीखेंगे कि कुछ यौगिक जो होते हैं कार्बनिक, जो हमारे कोर्स में है 10th क्लास में, वो क्या है, वो है, पहले हम सबसे पहले आता है इथेनॉल। क्या आता है, इथेनॉल, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है इथेनॉल। तो आप लोग लिखो हेडिंग, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, या फिर लिखो महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, है ना। क्या इसमें हेडिंग क्या है, महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। लिखो महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, महत्वपूर्ण कार्बन, महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, कार्बन यौगिक, इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, है ना, इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, अंग्रेजी में बोलेंगे इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। देखो भाई, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ना थोड़ा सा रिएक्शन भी आएगा, वो याद करना होगा। इसकी जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल केमिकल, है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा रिएक्शन होगा। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है जो पहला महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है, जो कार्बन के यौगिक है, वो इथेनॉल। क्या नाम है बच्चा, तो सबसे पहला इसमें आएगा एथेनॉल। एथेनॉल हम लोग ऐसे लिखेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है। आप सभी को इसका रासायनिक सूत्र पता है या नहीं पता है, जिसको पता है बताओ क्या लिखूं, रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ, CH3CH2OH यानी C2H5OH, ये क्या होता है, इथेनॉल, ठीक है ना। इथेनॉल की क्या है, संरचना है, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके कुछ गुणधर्म, कुछ गुणधर्म। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गलनांक। गलनांक होता है 156 केल्विन। तो इसका क्या है गलनांक, इसका जो गलनांक है वो है 156 केल्विन। उसके बाद हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, ठीक है ना। उसको हम लोग, वो होता है कितना इसका, वो इसका होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, 351। कितना होता है, 351 केल्विन होता है, ठीक है ना। ये बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो ताप जिस पर किसी भी सबस्टांस का, वस्तु का या लिक्विड का क्या होता है, जो वाष्प दाब होता है वो एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाए, और फिर क्या होता है, उसी ताप पर क्या होता है, उसी ताप पर वो चीज उबलने लगता है। क्या होने लगता है, तो जिस तापमान पर उबलने लगेगा, उबलेगा तब जब उसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो उबलता है उस टाइम पे। ये क्या, गलनांक मतलब गलता है, गलनांक मतलब गलता है, ठीक है कि नहीं। आप इसको लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जल में घुलता है, ये क्या होता है, ये जल में ये घुल जाता है, ठीक है ना। तो हाँ, जल में लिखो, यह जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, मतलब ये जल में घुलता है, ठीक है ना। और स्वाद कैसी होती है इसकी, खट्टा नहीं होती है, जैसे कुछ, जब ना जैसे कुछ खाओगे तो बर्निंग सेंसेशन होता है,
हाँ ये सही कह रही है, जलने वाला। क्या होता है? जलने वाला। हाँ, जैसे आप उसको ना दोगे मुंह में, आपका मुंह बिल्कुल जलने लग जाएगा, ठीक है ना। लिखो, इसका स्वाद जलाने वाला होता है, इसका स्वाद जलाने वाला होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। तो ये क्या लिखा है? डाइल्यूट, मतलब क्या मतलब होता है इसका? पानी की मात्रा ज्यादा, अल्कोहल की मात्रा कम, तो इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट, यानी कि तनु एथेनॉल। तनु एथेनॉल की सेवन से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। सेवन से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। यानी अगर वैसे ना समाज में लोग इसको पीते हैं क्योंकि अल्कोहल होता है ना, ये क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल का एक अवयव होता है, ठीक है ना, जो लोग पीते हैं उसमें। तो इसमें आप लिखेंगे यह अल्कोहल का, किसका? अल्कोहल का एक अवयव होता है, इसका पीना निंदनीय है। लिखो, इसका सेवन निंदनीय अपराध, अच्छा नहीं है, प्राण के लिए घातक साबित हो सकता है, ठीक है ना, नहीं पीना चाहिए। लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर क्या है? प्रचलित है ना। लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। क्या है? प्रचलित है, ठीक है ना। ये आपको इसमें लिखना चाहिए, प्रचलित है, ठीक है ना। लिखो, अगर इथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी शुद्ध वाली जो इथेनॉल होती है अगर पी ली किसी ने तो प्राण उससे जा सकता है, प्राण घातक होता है, ठीक है ना, मौत हो सकती है उसको पीने से। इसलिए कहते हैं शुद्ध वाला बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इसलिए यहां पर वर्ड हमने यूज किया था तनु, मतलब डाइल्यूट। पानी की मात्रा ज्यादा, अल्कोहल की मात्रा बहुत कम, ठीक है ना। लिख लिया सब लोगों ने ये? बढ़े आगे। लिखो, इसमें अल्कोहल की शुद्ध मात्रा, अल्कोहल की थोड़ी सी भी शुद्ध मात्रा, लिखो, देखो ऐसे लिखो, अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा, अच्छा शुद्ध आएगा ना, शुद्ध, थोड़ी सी शुद्ध मात्रा लेने पर भी प्राण घातक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्राण घातक हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसको पीना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक होता है ये, समझे आप लोग। प्राण घातक सिद्ध हो सकता है, ठीक है ना, और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब हमें क्या पढ़ना है? इथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ना है?
तो आप लिखो इसमें। अच्छा ये सब क्या था, ये सब तो इसके बारे में था, भौतिक गुणधर्म कह लो, ठीक है ना। अब आता है इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, लिखो इसमें हेडिंग, इथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। एथेनॉल की रासायनिक, इथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन देखेंगे बेटे सोडियम के साथ। मेरे पास सोडियम भी है और इथेनॉल भी है ना, तो हम इसका रिएक्शन करके भी देखेंगे, ठीक है ना, देखेंगे फिर क्या होता है ना, साफ नहीं। तो सबसे पहला इसमें आता है सोडियम के साथ, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ इथेनॉल की रिएक्शन। देखो हम जैसे ही सोडियम को डालेंगे इथेनॉल में तो इथेनॉल के साथ में सोडियम रिएक्शन करने लग जाता है, ठीक है ना, और हमें क्या मिलता है, सोडियम इथोक्साइड। क्या मिलता है, सोडियम इथोक्साइड मिलता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है ना। देखो इसमें लिखो सोडियम, ऐसे लिखो एथेनॉल, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड सोडियम इथोक्साइड, इथोक्साइड व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाता है, बनाता है, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे इसकी रिएक्शन। रिएक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, रिएक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेरे पास हो गया CH3 CH2 और इधर ये OH, ये तो होता है एथेनॉल। ये हो गया हमारे पास में एथेनॉल। इसमें हम लोग सोडियम धातु डालेंगे, ठोस अवस्था में होता है, ठीक है ना। इसका एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इसकी रिएक्शन होगी आपको मिलेगा CH3 CH2O और साथ में Na। देखो Na पर क्या आता है प्लस, O पे आ जाएगा माइनस, और इस पर आपको इधर H2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया सबको। अब इसे हमें करना पड़ेगा संतुलित। तो वहां पर कितना है, H कितना है, 2 2 3 2 5 2 7, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, सब में 2 2 लग जाएंगे बैलेंस करने के लिए बच्चा पार्टी। Na भी तो 2 है वहां पर, देखो यहाँ 2 यूज किया तो यहाँ पर भी 2 Na, तो यहाँ पर 2 Na लगा दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, सोडियम इथोक्साइड बनाता है अभिक्रिया करने के बाद, ठीक है ना, समझ आया। अब आप यहां पर बताओ और कोई धातु ले सकते हो दूसरा, सोडियम के जैसा ही ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो लिथियम। हम लोग लेंगे पोटेशियम। क्या लेंगे, ये CH3 ये CH2 और ये OH, साथ में आप इसमें क्या ले सकते हो, पोटेशियम भी ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे ही लोगे पोटेशियम धातु इथेनॉल में तो आपको सेम देगा, पोटेशियम इथोक्साइड देगा। क्या देगा, पोटेशियम इथोक्साइड, इधर O और यहां पर इधर K आ जाएगा, K पॉजिटिव और O नेगेटिव, ठीक है ना, प्लस H2, ठीक है। ये आपको संतुलित भी करना पड़ेगा। ये कौन है, इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, एथोक्साइड, ठीक है ना।
और ये है पोटेशियम इथॉक्साइड, पोटेशियम इथॉक्साइड, ठीक है ना। और इधर क्या है हमारे पास में, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। पेपर में ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर इथेनॉल में सोडियम धातु को डालेंगे तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा। आपको याद होना चाहिए सोडियम इथॉक्साइड, पोटेशियम डाल देंगे तो पोटेशियम इथॉक्साइड, मैग्नीशियम डाल देंगे तो मैग्नीशियम इथॉक्साइड, ठीक है ना। जो भी धातु होता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, एल्युमिनियम भी डाल सकते हैं, तो ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। और रिएक्शन करके क्या होते हैं, ये उत्पाद बनाते हैं। समझ में आया सबको। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। इथेनॉल को अगर गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। अगर इथेनॉल को हम लोग गर्म, क्या, अगर इथेनॉल को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो गर्म होने के बाद वो हमें एल्कीन देगा। क्या देगा, और एल्कीन गैस होता है। क्या होता है एल्कीन, ये एल्कीन गैस होता है, आपको दिखाएंगे अभी, है ना। अब मेरे पास सिलेंडर में गैस भरवाना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा अब, है ना। हाँ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं डालूंगा चैनल पे, देखना। इथीन गैस देख लेना, ठीक है ना। आ जाओ, अब क्या होता है देखो, दूसरा है क्या, इथेनॉल, एथेनॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गरम करने पर, गरम करने पर ये क्या होगा इसमें देखो। तो इसमें आप लिखो, जब एथेनॉल, एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, उपस्थिति में गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होता है, गर्म करते हैं तो एथेनॉल क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आप उसको बोलोगे एथीन। क्या बोलोगे, एथीन में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। समझे आप लोग। एथेनॉल का यह हाल होता है गर्म करने पर H2SO4 के साथ में, वो डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। देखो, और पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में H2O का यानी कि जल का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। इसलिए इसे, इसलिए, इसलिए इसलिए इस अभिक्रिया को, अभिक्रिया को एक नाम और देते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, यानी कि निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया यानी कि डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको लोग अंग्रेजी में, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, रिएक्शन भी कहते हैं, रिएक्शन भी कहते हैं। सबको ध्यान रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी से कहते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है ना। आपको ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज आपको
लिखना या न मत लिखना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास है CH3, ये है CH2, ठीक है ना, और ये हमारे पास है OH। थोड़ा मैं इसको ना अच्छे से बना करके दिखाता हूं ताकि आपको याद हो जाए रिएक्शन। देखो ये CH2 यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, लग गया भाई। यहाँ CH3 था ना, तो दो देखो यहां पर हो गया, एक नीचे है ना, और इसमें क्या है, ये CH यहाँ पर 2 था ना, और ये OH। समझे आप लोग? ये क्या, ये अभी भी इथेनॉल ही है, ओनली क्या करा है मैंने, इसकी संरचना बदल दी है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको रिएक्शन को बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। क्या करते हैं हम उसे गर्म, क्या करेंगे इसको, किसके साथ में, H2SO4 के साथ में। तो तापमान होगा कितना, 443 केल्विन, ठीक है ना। ये केल्विन में आप इसे सेल्सियस में परिवर्तित कर सकते हो, और इसमें आप डालोगे H2SO4 सांद्र, ठीक है ना। इससे क्या होगा, देखो ये OH और ये H दिख रहा है, बताओ H2 का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, तो मैंने खुद ही बोल दिया। जल का सूत्र क्या होता है, तो H कितने हो गए इसमें, 2, O कितने हो गए, ये जल बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा। देखो जब ये दोनों बंद टूटेंगे तो इनके एक एक हाथ खाली हो जाएंगे ना, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो जुड़ करके क्या बन जाएंगे, बताओ, CH2 बचा ना केवल, यहां भी CH2 बचा, तो इनके बीच में एक बंद तो पहले से था, एक एक टूट गए तो जुड़ गए, क्या बन गया, अब ये एल्कीन बन गया। नाम क्या है इसका, इथीन, या आप कह लो एथीन, एथीन बन गया, और साथ में पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है ना। वो क्या बन गया उधर, H2O बन गया, क्या बन गया, H2O बन गया। तो इथीन का क्या हो रहा है, जल यहां से निकल रहा है इथीन के साथ में ना, इसीलिए हम इसे बोलते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं लाली, ठीक है ना, पेपर में आ जाता है ये, तो लिख देना, इस नाम से आता है निर्जलीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जल का निष्कासन हो जाना। जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो बच्चे धूप में खेलते रहते हैं, तो क्या कहते हैं, मम्मी अरे बाहर मत जाओ, क्यों नहीं जाओ बाहर, लू लग जाएगी। लू लगना मतलब वहां जल का ह्रास हो रहा होता है, जल वहां से निकलता रहता है। आपने एक प्रचार देखा होगा टीवी पे, एडवर्टाइजमेंट, उसमें जब बच्चा धूप में खेलता है ना, तो सारा जो धूप होता है, सूरज ऊपर से चूस लेता है, उसका डाउन हो जाता है ना, पूरे ऐसे गिरने लगता है चक्कर खा करके। फिर मम्मी कहती है लो ग्लूकोन डी, है ना, फिर डाबर ग्लूकोन डी देते हैं उसको पानी में घोल करके, फिर पीते हैं, और फिर क्या आता है, एनर्जी आता है ना, फिर वो सूरज को अपनी तरफ खींच लेता है, सूरज को अपनी तरफ खींच लेता है, फिर वो दिखाता है, फिर उसमें ज्यादा ताकत आ जाता है ना, इसलिए। तो वहां पर ना, चलो वहां पर पानी का लॉस हो रहा है तो बोलते हैं डिहाइड्रेशन, यहां पर रिएक्शन में क्या हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। इसको लिखो, लिख दिया, ठीक है। ऐसा ही क्या होगा, आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि बताओ इथेनॉल कैसे बनाओ। इथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है, तो आप कहोगे एल्कीन। वो गैस होता है, क्या होता है ये, एल्कीन, ये गैस होता है, बच्चा ध्यान रखना से ना, ये गैस होता है। तो आपने 2 रिएक्शन पढ़े ना इथेनॉल के, एक तो सोडियम के साथ पोटेशियम के साथ, और दूसरा गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ये रिएक्शन ऐसे याद नहीं होते हैं, ये जो ना लिखा है मैंने भाषा, ये याद मत रखो, ये याद नहीं करना है आपको, ये जो मैंने लिखा है ना, वो यही तो लिखा है। ये अगर आपको याद है रिएक्शन, तो ये आप अपना बना के लिख देना कि हम इथेनॉल लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन तापमान पे उसे गर्म करते हैं, और हमें क्या मिलता है, हमको मिलता है इथीन गैस मिलता है, और समय जल का निष्कासन होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया। खत्म, बैठना थोड़ी ना है। ऐसे ही सोडियम के साथ में इथेनॉल की अभिक्रिया जब धातु पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम के साथ होती है, तब धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु इथॉक्साइड बनाती है। तो आपको तो सोडियम और क्या पोटेशियम, ये 2 ही ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि सोडियम के साथ अगर होगा रिएक्शन तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा बच्चा,
इथेनॉल तो इथॉक्साइड तो बनेगा, मीथेन नहीं बनेगा, ठीक है ना। और अगर पोटेशियम लोगे तो पोटेशियम इथॉक्साइड बनेगा। या कई बार लिख लिख के कॉपी पे रफ पे याद करना, याद हो जाएगा, ध्यान में रखना माइंड में, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट है इस चैप्टर से। अब जो रिएक्शन आएगा ना वो सारे इंपोर्टेंट होंगे, सारे क्या होंगे, सारे इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है ना। और अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इथेनॉल का यूज, क्या लिखेंगे, कहाँ कहाँ काम आता है इथेनॉल, हमको ये लिखना है, लिखो इथेनॉल का उपयोग, इथेनॉल का उपयोग, इथेनॉल का उपयोग, क्या लिखो फटाफट से, इथेनॉल का उपयोग, यानी कि यूज ऑफ इथेनॉल, यूज ऑफ इथेनॉल। यूज ऑफ इथेनॉल क्या होगा, देखो यूज ऑफ इथेनॉल, थोड़ा हमें फास्ट देख रहे हैं फटाफट से, ठीक है ना। देखो सबसे पहले जिसका यूज करते हो, जितने भी खांसी का सिरप बनते हैं दवाइयां पीने वाली, सब में टॉनिक में यूज होता है, ठीक है ना। खांसी का सिरप होता है, टॉनिक होता है ना, उनमें टॉनिक जो आता है पीने का, भूख नहीं लगता जो पीते हैं सिरप वगैरह ला करके, जो टॉनिक तो कहते हैं, यानी ये हमारा होता है क्या चीज, सिरप में यूज होता है, ठीक है ना। फटाफट से आप इसका यूज लिखो ना, देखो इथेनॉल के उपयोग वाहनों के रेडिएटर में एंटी फ्रीज के रूप में काम करता है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या बनाओ, तालिका बनाओ फटाफट से, देखो ऐसे लिखो, इसमें ये ऐसे हो गया, इसको ना ऐसे बनाओ इस प्रकार से, ठीक। अब इसमें क्या करना है आपको, लिखना है, लिखो एथेनॉल, एथेनॉल के उपयोग, के उपयोग, लिख दिया। अब आपको देखो पहला कोना इधर क्या लिखोगे, इधर लिखो एल्कोहलिक पेय में, एल्कोहलिक पेय में, एल्कोहलिक पेय, पेय मतलब होता है पीने में, पेय में यूज करते हैं। दूसरा कहां काम में आता है, दवाओं, दवाओं जैसे सिरप, सिरप या टॉनिक, टॉनिक के लिए विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, दो हो गया। अब देखो तीसरा का काम आता है पारदर्शी साबुन बनाने में, कहाँ काम आता है, पारदर्शी साबुन बनाने में, पारदर्शी साबुन बनाने में, ठीक है ना। चौथा काम कहाँ आता है, ये प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकारक, ये कह लो प्रयोगशाला अभिकारक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकारक, अभिकारक के रूप में, ठीक है। तो यहां काम आते हैं सारे ये। अच्छा इसका एक काम और होता है एंटी फ्रीज, वाहनों के रेडिएटर, वाहनों के रेडिएटर, रेडिएटर में एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज के रूप में, एंटी फ्रीज के रूप में। एंटी फ्रीज क्या होता है बताओ, जमने नहीं देता, जमने, ये सारे क्या हो गए, इसके यूज हो गए, किसके, इथेनॉल के उपयोग, ठीक है ना। भाई देखो जैसे ना गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं सर्दीले वाले स्थान पर जहां ठंड पड़ती है ज्यादा, कश्मीर हो गया, अलग अलग जगह ना, तो वहां जो गाड़ी के होते हैं रेडिएटर, उसमें पानी गिरता है, वो पानी जम जाता है, वो पानी, तो पानी उसमें ठंडे मौसम में कम तापमान में जमे ना, इसके लिए क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग इथेनॉल मिला देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, वो पानी को जमने नहीं देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटी फ्रीज, ठीक है ना। समझ में आया सबको, लिख लो फटाफट से इसको।